Hello students, I hope you are completely well and safe and working hard toward your study. I am Rita Tomar, your English teacher, and this is your English literature class. Today I am going to teach you the first chapter from your prose book. So be attentive and let me start. देखिए बच्चों, जो आपकी प्रोज की बुक है उसका आज फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी जो प्रोज की बुक है उसमें चैप्टर कितने हैं, 7 चैप्टर है। तो जिसमें से आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम क्या है फर्स्ट चैप्टर का, अ गर्ल विद अ बास्केट। और जिसको लिखा किसने है, विलियम सी डगलस ने। विलियम सी डगलस ने ये चैप्टर लिखा है। जो इसके ऑथर है वो कौन है, विलियम सी डगलस है। अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोज का मीनिंग क्लियर करना चाहूँगी और इसको भी क्लियर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रोज का मीनिंग क्या होता है। प्रोज का मीनिंग होता है बच्चों गद्य। गद्य मतलब प्रोज, पोइट्री का बिल्कुल डिफरेंस। प्रोज जो होता है, जो पोइट्री होती है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। पोइट्री में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था जब पोइट्री की मैंने आपको फर्स्ट पोएम पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था पोइट्री में हम क्या करते हैं, एक सुर का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को कहते, एक रिदम होता है, सुर होता है, सुनने में बहुत मज़ा आता है, सुखद होती है पोइट्री बहुत ज़्यादा, लेकिन उतनी ही डिफ़िकल्ट उसे लिखना होता है क्योंकि हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। और जो प्रोज है ये उसकी बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमें सुर, ताल, लय इनका ध्यान नहीं रखना होता है और ना ही इतना ज़्यादा हमें सुखद अनुभव होता है इसको पढ़ने में जितना कि हमें पोइट्री को पढ़ने में होता है। लेकिन इसमें भाषा बहुत स्पष्ट होती है, इसमें विचारों की बहुत ज़्यादा गहनता होती है। एक बात को हम कहते चले जाते हैं, अपने विचारों को रखते चले जाते हैं। किसी सुर, ताल, लय का हमें ध्यान नहीं रखना होता है, ध्यान रखना होता है स्पष्ट, सुस्पष्ट भाषा का, अच्छी शैली का, अच्छे तरीके से इसका अपनी बात को एक्सप्लेन करने का, ये हमें ध्यान रखना होता है। आगे हम चलते हैं आज की क्रिएशन की तरफ। आज की क्रिएशन अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसको लिखा है विलियम सी डगलस ने। चलते हैं, देखिए विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। ये कौन थे, एक अमेरिकन राइटर थे, अमेरिकन ऑथर थे और जो एक सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे। और इन्होंने क्या किया था बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो उसके आज़ाद होने के बाद 1950 में भारत के दौरे पर ये आए थे। उस दौरान जो इनका एक्सपीरियंस रहा था, दौरे पर क्यों आए थे ये, वैसे तो एक जो ब्रिटिश छावनी थी उसमें आए थे, लेकिन इनकी जो मेन पर्पज़ था, इनका मेन पर्पज़ क्या था कि ये भारत के लोगों को जाने, परखे, उनके बारे में जो वास्तविकता है उसको पता करे, कि मैगजीन्स में जो लिखा जाता है उनके बारे में, समाचार पत्रों में जो लिखा जाता है उनके बारे में क्या उसमें वास्तविकता है, क्या उसमें वास्तविकता नहीं है, ये सब परखने के लिए वे आए थे। कि मैं सीधे सीधे लोगों से बात करूँगा, घूमूँगा फिरूँगा भारत में और पता करूँगा वह भारत की सच्चाई का। तो उस दौरान क्या उसे पता करने के लिए क्या करते थे, इन्होंने ट्रेन से यात्रा की, हर स्टेशन पर उतरते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनके घरों को ऑब्जर्व करते थे, रास्तों को ऑब्जर्व करते थे, भारत के कैसे रास्ते हैं, कैसे घर है, कैसे लोगों का पहनावा है, उनसे बातचीत करके उनके विचारों को परखते थे, कैसे विचार हैं यहाँ के लोगों के। तो जब वे ऐसा कर रहे थे तो इसी दौरान क्या होता है, एक स्टेशन पर जब वे उतरते हैं तो उन्हें कुछ बच्चे घेर लेते हैं। वे बच्चे शरणार्थी होते हैं जो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उस दौरान। तो ये बच्चे क्या कर रहे थे, वो ज़्यादा गरीब थे और वे क्या कर रहे थे, वे कुछ सामान बेच रहे थे, कुछ टोकरियाँ, कुछ पंखे बेच रहे थे, जो राइटर पर झपट पड़े थे क्योंकि वो एक अंग्रेज था, पैसे वाला दिख रहा था उन्हें, क्योंकि भारत में तो उस टाइम गरीबी थी, पैसे वाला दिख रहा था, उन्हें लग रहा था ये हमारा सामान खरीद लेगा, अगर सामान खरीद लेगा तो हमारा एक टाइम की रोटी का प्रबंध हो जाएगा, इसलिए बच्चे उस पर झपट पड़ते हैं। वो सब बच्चों का सामान खरीद लेता है। उसी के बाद तुरंत एक लड़की आती है जो एक टोकरी लिए हुए होती है, लेकिन अब राइटर के हाथ में जगह नहीं बची थी तो वो उसे मना कर देता है टोकरी खरीदने के लिए। लेकिन दया आने पर वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी टोकरी में कुछ पैसे रखकर वो ऐसा बोलता है, लेकिन लड़की जो एक स्वाभिमानी थी वो क्या करती है, पैसे को रिटर्न कर देती है, रोती रहती है और कह देती है मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसा या तो आप मेरी टोकरी खरीदिए, अदरवाइज मुझे ऐसी भीख में पैसा नहीं दीजिए। तो राइटर बहुत इम्प्रेस होता है, बहुत प्रभावित होता है लड़की के किससे, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से। उसको क्या लगा था कि मैंने उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा दी है। तो एक यहीं से वो कहता है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताता है कि एक छोटी सी लड़की भी मुझे सिखा के चली गई कि भारत के लोगों के बारे में कुछ भी गलत नहीं है, भारत के लोग स्वाभिमानी हैं, ईमानदार हैं, मेहनती
करती है। ये बात बिल्कुल सत्य है जो मुझे एक छोटी सी लड़की ने भी सिखा दी है। तो इसी के बारे में उन्होंने सारा ये चैप्टर लिखा, ये सारी कहानी इसीलिए रची गई है कि वे भारत के लोगों की वास्तविकता जानने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। देखिए यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। आई हैड लेफ्ट यानी कि मैंने छोड़ा था। आई हैड लेफ्ट मैंने छोड़ा था, ठीक है, या मैं छोड़ चुका था, या मैं निकल चुका था। मैं निकल चुका था या मैंने छोड़ दिया था न्यू दिल्ली को, या मैं न्यू दिल्ली से निकल चुका था। फॉर हिमालयाज हिमालय के लिए, मैं हिमालय के लिए न्यू दिल्ली से निकल चुका था। आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था। एज फार उतनी दूर, एज बरेली जितनी दूर बरेली है। तो कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन रेलगाड़ी से। एंड देन और उसके बाद, देन का मतलब उसके बाद या आगे। बाई कार मैं कार से जा रहा था टू रानीखेत तक। देखिए राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली से मैं निकल चुका था हिमालय के लिए, या मैंने दिल्ली को हिमालय के लिए छोड़ दिया था। और मैं कैसे कैसे जा रहा था हिमालय तक, दिल्ली से हिमालय तक मैं कैसे कैसे जा रहा था। सबसे पहले तो बरेली तक जो है मुझे जाना था ट्रेन से, और रानीखेत तक मुझे जाना था अपनी कार से। तो रानीखेत क्यों जाना था, रानीखेत में क्या था अब वो देखेंगे आगे। रानीखेत में क्या था जिसलिए राइटर वहाँ पर जा रहे थे। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, वहाँ पर क्या था, एक पुरानी ब्रिटिश की जो सेना थी उसकी हिल स्टेशन था, उसकी पहाड़ी छावनी थी। हिल स्टेशन का वैसे तो मतलब होता है पहाड़ी पर्यटन, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, पहाड़ी छावनी, क्योंकि उस पहाड़ी पर कौन रहता था, सैनिक रहते थे, और जहाँ सैनिक रहते हैं वो तो छावनी होती है। तो वो कहाँ जा रहे थे, वे रानीखेत तक जा रहे थे। लेकिन उससे पहले न्यू दिल्ली से बरेली तक उन्हें ट्रेन से जाना था, उसके बाद उन्हें रानीखेत जाना था। और रानीखेत में क्या था, एक ब्रिटिश की छावनी थी। क्या, किस पर, एक पहाड़ी छावनी थी। अब देखिए आगे, लोकेटेड जो स्थित थी, वो छावनी स्थित थी या बसी हुई थी, बनाई गई थी। ओन मीन्स पर, एक 6,000 फुट, 6,000 फुट का जो रिज यानी कि पर्वतमाला, पहाड़ी की जो श्रृंखला है, पहाड़ियाँ जो बनी हुई है, पर्वतों की जो श्रृंखला है। तो ये पहाड़ी, ये जो छावनी थी अंग्रेजों की, ब्रिटिश की जो छावनी थी, ये कहाँ पर थी, एक 6,000 फुट लंबी जो पर्वतमाला थी उसके ऊपर थी। समझ आया कि ये कहाँ पर थी, ब्रिटिश की जो पुरानी ब्रिटिश की जो सेना की जो छावनी थी ये स्थित थी एक 6,000 फुट लंबी, 6,000 फुट तक फैली जो पर्वतमाला थी उसके ऊपर स्थित थी ये छावनी, ये पहाड़ी छावनी उसके ऊपर स्थित थी। अपोजिट, बिल्कुल विपरीत, ये बिल्कुल अपोजिट साइड में, किसके अपोजिट साइड में, 120 माइल, 120 मील स्ट्रेच तक फैले हुए, स्ट्रेच मीन्स फैले हुए, 120 मील तक फैले हुए स्नो कैप्ड, बर्फ से ढके हुए हिमालय के, जो हिमालय है बर्फ से ढका हुआ है। देखो क्योंकि राइटर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि न्यू दिल्ली से हिमालय तक जा रहा हूँ, तो हिमालय तक तो उन्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि रानीखेत में है उनकी जो ब्रिटिश की आर्मी है। और वो कहाँ पर पड़ती है, वो एक ऐसी पर्वत श्रृंखला पर पड़ती है जो बिल्कुल विपरीत दिशा में है, किसके, बर्फ से ढके हुए हिमालय के। और बर्फ से ढका हुआ हिमालय कहाँ तक फैला हुआ है, 120 माइल तक वो फैला हुआ है। फिर से समझेंगे इस लाइन को कि राइटर को जो है बरेली तक तो जाना था ट्रेन से, और उसके बाद रानीखेत तक जाना था। और रानीखेत में क्यों जाना था, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश का एक पुराना पर्वत छावनी है और जो बसी हुई है 6,000 जो फुट की जो पर्वतमाला है उस पर वो बनी हुई है, बसी हुई है वो। और वो कहाँ पर पड़ती है पर्वतमाला, वो पर्वतमाला पड़ती है बिल्कुल अपोजिट साइड में 120 माइल तक फैले हुए हिमालय के। 102 राइटर उस पर्वतमाला पर जा रहे हैं, उस पर्वत छावनी पर जा रहे हैं अंग्रेजी सेना की, जो 120 माइल तक फैले हुए हिमालय के बिल्कुल अपोजिट साइड में 6,000 फुट तक जो फैली हुई पर्वतमाला है उस पर बसी हुई थी, उसके ऊपर वे जा रहे थे। आगे देखेंगे, द ट्रेन वॉज स्लो, जो रेलगाड़ी थी वो धीरे धीरे थी, धीरे धीरे थी से मतलब धीरे धीरे चल रही थी, यहाँ पर कहने का ये मतलब है।
एंड इट स्टॉपेड, और ये रुकती थी एट ऑल द वे स्टेशन, और ये रुकती थी एट यानी कि पर, ऑल द वे सारे ही रास्ते के स्टेशन यानी कि ठहराव पर या स्टेशन पर या रुकने की जगहों पर, जितने भी ठहराव बनाए गए थे उन सब पर वे रुकती थी। रेलगाड़ी हर जगह रुकती थी, जितने भी रास्ते में स्टेशन आते थे, ठहराव आते थे, जो भी जगह बनी हुई थी उन सब पर रुकती थी और धीरे धीरे चल रही थी। एट एवरी स्टॉप, एट मीन्स यहाँ पर फिर से क्या है, पर, एट पर एवरी स्टॉप सारे ही रुकाव पर या ठहराव पर या स्टेशन पर, सारे ही स्टेशन पर, आई स्वंग में धक्के से, ओपन खोलता था, मैं धक्के से खोलता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, द डोर ऑफ दरवाजे को, माई कंपार्टमेंट मेरे डब्बे के। तो हर स्टेशन पर मैं क्या करता था, अपने डब्बे के जो गेट थे उनको धक्का मारकर खोलता था, एंड वॉक्ड और टहलता था और घूमता था, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म वहाँ पर बना हुआ था उस पर मैं घूमता था। जो प्लेटफॉर्म जानते हैं आप, स्टेशन और प्लेटफॉर्म में अंतर होता है। स्टेशन तो वो होता है जिस पर रेलगाड़ी रुकती है, जो रेल जिस पर बनी हुई होती है, और प्लेटफॉर्म क्या होता है, जो उससे थोड़ी हटके जगह बनाई जाती है, जिस पे फेरी वाले घूमते हैं, लोग आने जाने वाले घूमते हैं, उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो आगे देखिए, द प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म था, वर पैक्ड, पैक्ड का यहाँ पर मीनिंग है भरा हुआ होना, ये भरा हुआ था, विद पीपल, उन लोगों से, कौन से लोगों से, सिख्स, जो सिख थे, मुस्लिम्स, मुस्लिम थे, हिंदू, जो हिंदू थे, सोल्जर्स, जो सैनिक थे, मर्चेंट्स, जो व्यापारी थे, प्रीस्ट, जो पंडित थे, पोर्टर्स, जो कुली थे, बेगर्स, जो भिखारी थे, होकर्स, जो फेरी वाले थे, जो सामान घूम घूम के अपना बेचते ठेली पर लगाकर। तो स्टेशन क्या था, भरा हुआ था, प्लेटफॉर्म जो था वो, सॉरी, प्लेटफॉर्म क्या था, भरा हुआ था लोगों से, उन लोगों से भरा हुआ था जो क्या थे, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सिपाही थे, व्यापारी थे, पंडित थे, कुली थे, भिखारी थे और फेरी वाले थे, ऐसे लोगों से भरा हुआ था। तो ये भी कह सकते कि स्टेशन हिंदू, मुस्लिम, सिख, सिपाही, व्यापारी, पंडित और कुली, भिखारी और फेरी वालों से भरा हुआ था। आगे देखिए, ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, ऑलमोस्ट लगभग, लगभग एवरीवन सभी, लगभग सभी वॉज थे, बेयरफुट नंगे पैर, लगभग सभी क्या थे, नंगे पैर थे, एंड और ड्रेस्ड पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट्स, यानी कि इन लूज यानी कि ढीला, वाइट सफ़ेद, और गारमेंट्स यानी कि कपड़ा, और सफ़ेद रंग के ढीले ढीले कपड़े सब पहने हुए थे। लगभग सभी क्या थे, नंगे पैर थे और सभी ने सफ़ेद रंग के ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मुझे पूछना होता था, आई वुड आस्क, मुझे पूछना होता था, एट लीस्ट, या मुझे पूछना था, मतलब पास्ट में भविष्य की यहाँ पर क्या कर रहे हैं वे, कल्पना कर रहे हैं। पास्ट के भविष्य में जब हम विल या सेल को जो है क्या कर देते हैं, वुड या शुड में बदल देते हैं। तो मुझे पूछना था, आई वुड आस्क, मुझे पूछना था, एटलीस्ट कम से कम, 3 पीपल, 3 लोगों से, 3 लोगों से पूछना था, बिफोर, पहले, आई कुड फाइंड, मैं पा सकता, इससे पहले कि मैं पा सकता या मुझे कोई मिल जाता, उससे पहले मुझे 3 लोगों से पूछना होता था। 1, ठीक है, आई कुड फाइंड 1, मैं किसी एक को पा लेता, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ता, 3 से पूछना होता था। हु स्पोक इंग्लिश, की जो इंग्लिश बोल सके। तो कहने का मतलब क्या है, राइटर कह रहे हैं कि इससे पहले कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता जो इंग्लिश बोल पाता, इससे पहले कि मुझे या मैं एक ऐसा व्यक्ति पा सकता जो इंग्लिश बोल सके, उससे पहले क्या करना पड़ता था, मुझे 3 लोगों से पूछना होता था, मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना होता था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मुझे 3 लोगों से कम, अगर मैं एवरेज निकालूँ तो कम से कम 3 लोगों से पूछना होता था कि क्या आपको इंग्लिश आती है, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो 3 लोग ना कहते थे, तब मुझे जाके चौथा एक आदमी मिलता था जो कहता था हाँ मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। तो चौथा आदमी मुझे ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी में बोल सकता था, और क्योंकि वो एक अमेरिकन है, उनसे इंग्लिश ही आती थी, हिंदी तो वे समझ ही नहीं सकते थे, ना वे बोल सकते थे ना वे समझ सकते थे। तो वे 3 लोगों से कम एवरेज अगर निकाले तो 3 लोग उनको ऐसे मिलते थे जिनसे हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, या दूसरी भाषाएं आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। तब जाके एक चौथा इंसान ऐसा मिलता था जो अंग्रेजी बोल सकता था। वी वुड टॉक, तब क्या होता था जब वो अंग्रेजी बोलने के लिए हाँ कर देता था कि हाँ मुझसे अंग्रेजी आती है, तो क्या होता था, वी वुड टॉक, हम बात किया करते थे, हमने बात की, हम बात किया करते थे। देखिए बच्चों,
वुड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वुड एक तो विल की पास्ट फॉर्म भी होता है। दूसरा वुड जो होता है हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी प्रयोग करते हैं, जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। और एक वुड हमारी जो पास्ट में एक हम आदत सी रूटीन सा बना लेते हैं उसको भी शो करता है। तो इन दोनों ही लाइनों में जिसका प्रयोग हुआ है एक रूटीन के तौर पर हुआ है कि एक में तो कि मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना हुआ करता था, मेरा रूटीन बन गया था ये। और दूसरे में क्या कहा था कि हम बात किया करते थे, ये हमारा रूटीन बन गया था। हर स्टेशन पर लोगों के साथ मेरा ये रूटीन बन गया था कि हम बात किया करते थे। कौन सी बात किया करते थे? वर्ल्ड अफेयर, संसार के जो मामले होते हैं उनके बारे में, दुनिया के मामलों के बारे में, भाई ये हो रहा है दुनिया में, वो हो रहा है दुनिया में, इस बारे में हम अंग्रेजी में बात किया करते थे। एंड और फिर क्या हुआ करता था, एवरी मेजर, हर एक जो मुख्य टॉपिक जो मुद्दा होता था, द न्यूज, उस खबर का, ऑफ द डे, जो दिन में प्रोड्यूस उत्पन्न हुई है, उस दिन उत्पन्न हुई है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पोएट कह रहे हैं कि हम एक तो संसार के बारे में बात किया करते थे, संसार के मुद्दों के बारे में बात किया करते थे, जो भी संसार के मामले हुआ करते थे उनके बारे में हम बात किया करते थे। और आगे क्या किया करते थे, हम आगे हर एक उस मुख्य बिंदु पर बात किया करते थे, टॉपिक में मुख्य बिंदु या प्रकरण पर बात किया करते थे, जो उस दिन की जो न्यूज उत्पन्न हुई थी या निकली थी, अखबार में जो पैदा हुई थी या निकली थी, अखबार में जो छपी थी। प्रोड्यूस का यहाँ पर न्यूज के लिए क्या आएगा, छपी। वैसे प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पाद होना, है ना, उत्पन्न होना, लेकिन यहाँ पर न्यूज के लिए क्या आएगा, छपना। जो उस दिन के न्यूज़पेपर में न्यूज, जो जिस दिन के, उस दिन के न्यूज़पेपर में, किस दिन के न्यूज़पेपर में, जिस दिन राइटर घूम रहे थे उस दिन के न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ छपी थी, उसके जो न्यूज़ छपी थी, बहुत सारी न्यूज़ छपी थी, एक तो छपी नहीं थी, तो उसमें जो मुख्य न्यूज़ होती थी, जो टॉपिक मुख्य होता था उन न्यूज़ में, उसके बारे में हम बात किया करते थे। जो भी उस दिन के न्यूज़पेपर में जो मुख्य न्यूज़ हुआ करती थी, जो हेडलाइंस हुआ करती थी, जो मुख्य हेडलाइंस हुआ करती थी, उनके बारे में हम बात किया करते थे। कौन बात किया करते थे? राइटर किया करता था, और वो इंसान किया करता था जिससे अंग्रेजी बोलनी आती थी हर स्टेशन पर। क्योंकि राइटर का रूटीन बन चुका है, दिल्ली से बरेली तक की हर स्टेशन पर उतरूंगा, अपना डब्बा खोलूंगा, लोगों को देखूंगा, उनमें ढूंढूंगा कि किसी से अंग्रेजी बोलनी आती है क्या। अगर कोई अंग्रेजी बोलेगा तो उसके मनों के भावों को मैं जानूंगा, कैसे, उससे बात करके। तो जब वो बात करते तो रूटीन सा बन गया, हर जगह उतरते, घूमते, लोगों से पूछताछ करते, आपसे अंग्रेजी आती है क्या। जब कोई मिल जाता तो उससे बात करते हुए क्या बात करते, सांसारिक मुद्दों पर बात करते। और उस दिन जो न्यूज़ छपी हुई होती थी न्यूज़पेपर में, उसमें जो मुख्य जो प्रकरण होते थे उनके बारे में बात किया करते थे। आगे देखिए, इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट अ फील ऑफ पल्स ऑफ नेशन। देखिए इस लाइन को बहुत अच्छे से समझेंगे। टू गेट, प्राप्त करने की, टू गेट मीन्स होता है प्राप्त करना या लेना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था प्राप्त करने की, अ फील, एक भावना को, ओ पल्स यानी कि धड़कन की जो एक भावना होती है, ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र की धड़कन की भावना को मैं महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह से क्या था, इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था प्राप्त करने की भावना को, जो धड़कन की होती है या नब्ज की होती है एक राष्ट्र की। तो इसका कहने का मतलब क्या होता है, राष्ट्र की धड़कन क्या होती है? राष्ट्र की धड़कन होती है उसके लोगों के विचार। तो मैं उस राष्ट्र की धड़कन क्या होती है, उसके लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, वे ही तो राष्ट्र को आके लेके जाएंगे। तो क्या कह रहे कि मैं कोशिश कर रहा था राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को समझने की, मैं कोशिश कर रहा था ये फील करने की, ये महसूस करने की कि उस राष्ट्र के लोगों की पल्स क्या है, धड़कन क्या है, अर्थात उनके विचार क्या है। मैं कोशिश कर रहा था इस तरह से उस देश के लोगों के विचारों को जानने की। समझ आया आपको? फिर से देख लीजिए, इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा था जानने की या पाने की उन भावनाओं को जो राष्ट्र के लोगों की होती है, राष्ट्र के लोगों के दिमागों की भावनाएं होती है, उसको महसूस करने की मैं कोशिश कर रहा था। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था पाने की, राष्ट्र के लोगों की जो भावना होती है उसे महसूस करने की मैं कोशिश कर रहा था कि मैं पा सकूं, महसूस कर सकूं उनकी भावनाएं क्या है। आगे देखिए, क्यों कर रहा था वो ऐसा,
क्यों कर रहा था, क्यों पाना चाहता था, क्यों पता करना चाहता था उनकी भावनाओं को, ताकि क्या कर सके, चेकिंग, चेक करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। ओपिनियन, मतों का, विचारों का निरीक्षण करने के लिए। ऑफिशियल एटीट्यूड, जो सरकारी जो आंकड़े है या ऑफिशियल जो एटीट्यूड है, जो सरकार का जो नज़रिया है, जो सरकारी जो नज़रिया है उसके अनुसार, एंड रिपोर्ट्स, और आंकड़ों के अनुसार, सरकार के नज़रिए के अनुसार और आंकड़ों के अनुसार जो बताया गया है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, लोगों से बातचीत करके, कि जो सरकार जो बता रही है हमारे देश में ऐसा है, हमारे देश में वैसा है, और कुछ आंकड़े भी निकाल रही है कि हमारे देश में ऐसा है, तो उसकी मैं कंपेयर कर सकूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकूँ, कंपेयर कर सकूँ। चेकिंग यहाँ पर क्या है, कंपेयर करना, चेकिंग निरीक्षण करना, कंपेयर करना, कि मैं कंपेयर कर सकूं। मैं क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था इस तरह से राष्ट्र के लोगों की जो भावनाएं हैं उनको जानने की, राष्ट्र के लोगों की भावनाओं को जानने की, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं उनके मतों का, उनके जो विचार हैं उनका मैं कंपेयर कर सकूं अगेंस्ट यानी किससे, किससे, सरकार की जो नज़रिया है उससे और सरकार के जो आंकड़े हैं उससे। इस तरह से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं लोगों के विचारों का सरकार के नज़रिए से और सरकार के आंकड़ों से मिलान कर सकूं, कि सरकार जो दिखा रही है अपने देश के बारे में वो सही दिखा रही है या गलत दिखा रही है। किसी देश का हम सही कैसे पता कर सकते हैं, उस देश में जाए, वहाँ पर घूमे, पता करे कि जो सरकार अपने देश के बारे में बता रही है वो सही है या गलत है। आगे देखेंगे, द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। देखिए, जो रूट था, जो रास्ता था, ले गुजर रहा था, थ्रो होकर, वन ऑफ द रिचेस्ट यानी कि सबसे घने में से एक, सबसे घने में से एक, ऑफ इंडिया भारत के, एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि प्रधान, एरिया यानी कि क्षेत्र। समझिए अब इस लाइन को, क्या कह रहे हैं कि जो ये रास्ता था जिस पे से मेरी ट्रेन जा रही थी, मैं उतर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, वो वाला जो रास्ता था ये गुजर रहा था भारत के जो सबसे ज़्यादा जो घने कृषि प्रधान क्षेत्र है उनमें से किसी एक रास्ते में से होके जा रहा है। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि प्रधान है, जिनमें बहुत सारी कृषि होती है, तो उनमें से ही एक रास्ता ये भी था, एक क्षेत्र ये भी था जहाँ से मेरी ट्रेन जो थी वो जा रही थी। तो भारत के ऐसे एरिया, जैसे क्षेत्र जो कृषि प्रधान है, उनमें से एक क्षेत्र ये था और यहीं से मेरी ट्रेन जा रही थी। मेरी ट्रेन ऐसे क्षेत्र में से गुजर रही थी भारत के जो कृषि प्रधान था, जहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा की जाती थी, खेती बहुत ज़्यादा की जाती थी। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। ये जो था, दिस वॉज यह था, द प्लेन समतल भाग या भूमि भाग, ऑफ द अपर ऊपरी गंगा रिवर नदी का। ये ऊपरी गंगा नदी का क्या था, समतल भाग था या मैदानी भाग था। ये ऊपरी गंगा नदी का मैदानी भाग था, या गंगा नदी का ऊपरी मैदानी भाग था। अब देखिए, 1000 फीट अबव सी लेवल, मतलब कहाँ था ये ऊपरी मैदानी भाग गंगा का। अब ये बता रही है मैदान था कहाँ गंगा का जो ये समतल भाग था, जो ये मैदानी भाग था, ये कहाँ पर था, 1000 यानी कि हजारों, 1000, 1000 का मतलब 1000 फीट, 1000 फीट अबव का मतलब ऊपर, सी लेवल यानी कि समुद्री स्तर से। ये जो गंगा का समतल मैदानी भाग था ये कहाँ पर था, समुद्री लेवल से 1000 फीट ऊपर था। और यहाँ पर क्या थी, कृषि प्रधान भूमि थी और यहीं से मेरी ट्रेन गुजर रही थी। बट लेकिन क्या था, लेकिन ट्रॉपिकल, ये क्या था, उष्ण था, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, यानी कि यहाँ पर गर्मी थी, गर्म था ये इलाका। गंगा थी, पानी था, सब कुछ था, लेकिन ये गर्म इलाका था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा नदी थी, द गंगा वॉज मीन्स थी, गंगा थी, ब्राउन सिल्ट का मतलब होता है बच्चों मटमैली, यानी कि पानी मैला सा था, मिट्टी सी मिली हुई थी, गंगा मटमैली थी। स्लोवन, देखिए स्वेलन यानी कि स्वेलन आप जानते हैं एक तरह से जब कोई पार्ट हमारा फूल जाता है, सूज जाता है, तो हम उसे कहते हैं स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है। तो यहाँ पर गंगा की सूजन थोड़ी ना आएगी, तो गंगा को स्वेलन क्यों बोला गया है, यानी कि फूली हुई थी, भरी हुई थी,
भरी हुई थी, फूली हुई थी। किससे? विद फ्लूड वाटर, बाढ़ के पानी से। विद मीन से फ्लूड वाटर यानी कि बाढ़ के पानी से। गंगा क्या थी? बाढ़ के पानी से भरी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस। देखिए इसका जो ओवरफ्लो था यानी कि किनारों से होकर जो ऊपर को बह रही थी, इसका अत्यधिक जो बहाव था, इसका जो अत्यधिक बहाव था किसका? गंगा का। इन अनडेटिंग का मतलब क्या था? भरे हुए था, ढके हुए था, पानी से भरे हुए था। मतलब किसी चीज़ को जब हम भर देते, भरे हुए था। थाउजेंड्स यानी कि हजारों, ऑफ एकर्स, एकड़, हजारों एकड़, ऑफ राइस, चावल के मैदान को, जो चावल के खेत थे उनको भरे हुआ था। इसका जो अत्यधिक पानी था, क्योंकि बाढ़ आ रही है गंगा नदी में, बाढ़ आने पर पानी मैला भी हो गया है, गंगा में ज़्यादा पानी भी हो गया, फूल गई है, पानी से भर गई है गंगा। और जो इसका अत्यधिक जो बहाव था, ये क्या था? ये भरे हुए था हजारों एकड़ जो चावल के खेत हैं उनको। आगे देखिए, टू द नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में वर जंगल्स, क्या थे? जंगल थे। इसके उत्तरी दिशा में क्या थे? जंगल थे। और ग्रेट क्या थे? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड। ग्रेट यानी कि बहुत ज़्यादा, एक्सपेंस यानी कि विस्तार था, फैला हुआ था, जंगलों का विस्तार था। इस उत्तर दिशा में जंगलों का बहुत ज़्यादा विस्तार था। ऑफ ग्रास, ऐसी घासों का विस्तार था जो हायर थी, ऊंची थी, अधिक ऊंची थी। हाई तो ऊंचा होता है और हायर अधिक ऊंची थी। देन मीन्स से, मैन्स हेड आदमी के सिर से भी ऊंची थी। क्या कह रहे हैं समझिए फिर से, कि उत्तरी दिशा में क्या थे? जंगल थे। और जंगल में भी क्या था? विस्तार था, बहुत ज़्यादा विस्तार था, बहुत ज़्यादा भरी हुई थी घासें। कैसी घासें? जो एक इंसान के सिर से भी ज़्यादा ऊंची थी। ऐसी घासों से का जंगल था, ऐसी घासों का जंगल था उत्तरी दिशा में, जो एक इंसान के सिर से भी ज़्यादा ऊंची थी। आगे देखिए, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट, और ये क्या थी? अविच्छिन्न थी। अनब्रोकन का मतलब होता है अविच्छिन्न। अविच्छिन्न यानी कि कहीं पर भी घट नहीं रही थी, कहीं पर भी कम नहीं हो रही थी, कहीं पर भी खाली जगह नहीं थी, मतलब फैली हुई थी, लगातार फैली हुई थी। एक्सेप्ट केवल, सिवाय फॉर एन अकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, सिवाय एक जो अकेला, यहाँ पर अकेजनल का मीनिंग क्या है? अकेला। वैसे अकेजनल का और भी मीनिंग होता है, लेकिन अकेजनल का यहाँ पर मीनिंग क्या है? अकेला। सिवाय एक अकेले जो क्लम्प था, झुरमुट था, ऑफ ट्रीज, पेड़ का। मतलब सारे में क्या था? ये ही घास फैली हुई थी। कौन सी घास फैली हुई थी? जो इंसानों के सिर से भी ज़्यादा ऊंची थी। केवल एक ही जगह ऐसी थी जहाँ पर ये घास नहीं थी, बल्कि क्या था? एक झुरमुट सा था, मतलब एक ग्रुप सा था। किसका? पेड़ों का। अब ये पेड़ किस लिए थे? क्या हो रहा था इन पेड़ में? द होम्स ऑफ टाइगर। ये पेड़ क्या थे? घर थे। किन के लिए घर थे? टाइगर्स के लिए। इन पेड़ों के बीचों में या इधर उधर कौन रहते थे? चीते रहते थे, या बाघ रहते थे। एलिफेंट्स, हाथी रहते थे। पाइथन्स रहते थे। पाइथन्स आप जानते हैं, अजगर रहते थे। एंड कोबराज, और कोबरा रहते थे। पाइथन्स रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे, और टाइगर्स रहते थे। आगे देखिए, एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होरिजन। देखिए एवरीवेयर, सारे में, एल्स बाकी जगह, एल्स मीन्स बाकी जगह, बाकी जो जगह बची थी सारे में, वहाँ पर क्या था? मतलब वहाँ पर क्या था? वो फ्लैट यानी कि समतल, लैंड मीन्स भूमि, रनिंग फैली हुई थी, टू द होरिजन यानी कि कहाँ तक? क्षितिज तक। क्षितिज क्या होता है बच्चों? जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते, लगता है कि अब धरती खत्म है, बस आसमान से मिल गई। तो क्या हुआ? फिर से समझिए यहाँ तक कि उत्तर दिशा में जंगल थे, और वहाँ पर क्या थी? बहुत ज़्यादा घास थी,
जो आदमियों के सिरों से भी ऊंची थी, सारे में वो फैली हुई थी। बस एक जगह ऐसी थी जहाँ पर घास नहीं थी, वहाँ पर क्या था, पेड़ों का झुरमुट था, और जिसमें कौन रहते थे, टाइगर रहते थे, पाइथन्स रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे और कोबरा रहते थे। ये तो हो गया जंगलों का विस्तार। आगे जाके आगे जो था, बाकी जो सारी जगह बची हुई थी, जो जंगलों से अलग जो दिशा जो बची हुई थी, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक समतल भूमि थी। बाकी बची हुई जगह में क्या थी, एक समतल भूमि थी, और जो कहाँ तक, हॉरिजन यानी कि क्षितिज तक फैली हुई थी। क्षितिज तक क्या थी, समतल भूमि फैली हुई थी। पहले जंगल थे, जंगल में घास थी, घास के बाद थोड़े से झुरमुट आ गए, झुरमुट के बाद जहाँ जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची, वहाँ पर सारे में एक समतल भूमि थी जो ऐसे लग रही थी जाकर क्षितिज से मिल गई है, और वो समतल भूमि ही वहाँ पर फैली हुई थी झुरमुट और घास के बाद। ठीक है, आगे देखिए। बट लेकिन 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 यहाँ पर इसका मीनिंग लेकिन नहीं है बट का। देखिए बच्चों, बट के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं। बट का मीनिंग सिवाय भी होता है, अलावा भी होता है, लेकिन भी होता है, परंतु, किंतु। तो बट का यहाँ पर मीनिंग होता है सिवाय। सिवाय डॉटेड यानी कि छितराए हुए, फैले हुए थे, केवल फैले हुए थे। बट का मीनिंग केवल भी होता है, केवल फैले हुए थे। हियर एंड दियर, इधर उधर, केवल फैले हुए थे, छितराए हुए थे, बिंदु बिंदु में फैले हुए थे। बहुत, जैसे हम जिन्हें आप अपनी भाषा में कह देते हैं कि कोई गैप ही नहीं है, घिनका सा, जल्दी जल्दी फैले हुए थे, छितराए हुए थे, इधर उधर। क्या था, बाय द सैक्रेड यानी कि पवित्र, बैनियन यानी कि बरगद, ट्रीज यानी कि पेड़, बरगद के पेड़, और बाय रो ऑफ पार्कर ट्रीज, या फिर किससे भरे हुए थे, वे छितराए हुए थे, भरे हुए थे, वो केवल भरा हुआ था। वो जगह, कौन सी जगह, जो क्षितिज तक मिलती हुई दिखाई दे रही थी, समतल थी, लेकिन बस उस पर केवल क्या क्या भरा हुआ था, इधर उधर भरा हुआ था, कहीं कहीं भरे हुए थे। क्या, पवित्र, या तो बैनियन के ट्री जो, या फिर लाइनों में लगे हुए, कतार में लगे हुए पार्कर के ट्री। पार्कर एक पेड़ होता है, ठीक है, जिसकी क्या थी, जिसकी शेप थी लाइक तरह से एम्स के ट्री की तरह, एल्म्स के ट्री की तरह जिसकी शेप थी, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और ये लिए हुए था मोटा घुमावदार तना। फिर से समझेंगे इसे। देखिए बच्चों, सारे में ही क्या था, सारे में यहाँ से लेके क्षितिज तक जितनी जगह बची, अब जो जगह बची जंगलों से और झाड़ियों से अलग, पेड़ों से और झाड़ियों से अलग, उसमें सारे में ही क्या था, उसमें सारे में ही क्षितिज तक फैले हुए थे। क्या, क्षितिज तक एक समतल भूमि फैली हुई थी। केवल क्या था, कहीं कहीं पर क्या था, भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, कुछ पेड़ भरे हुए थे, पीपल के पवित्र पेड़ थे वे, बरगद के पवित्र पेड़ थे, या फिर लाइनें थी पार्कर के ट्री के, जो ऐसे, जिनकी शेप ऐसे लग रही थी जैसे कि वे एल्म्स के मोटे घुमावदार तने वाले पेड़ हो, एल्म्स के मोटे घुमावदार तने वाले पेड़ हो। एक तरह का ये बांस का पेड़ होता है, एल्म्स का जो पेड़ होता है उसकी तरह वो लग रहा था। और किसका पेड़ लग रहा था उसकी तरह, पार्कर का पेड़ लग रहा था। और पार्कर के पेड़ क्या थे, वे एक लाइन में थे। और या फिर क्या थे, बैनियन के पेड़ थे, बैनियन यानी कि बरगद के पेड़ थे। तो सारी ही जगह जो हॉरिजन तक अब बची हुई जो बाकी जगह है, उस पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा घिनके से पेड़ लगे हुए हैं। किसके, बैनियन के ट्री के, या फिर पार्कर के जो पेड़ है वे लाइनों में लगे हुए हैं, और जो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं पार्कर के पेड़ जैसे कि वे एल्म्स के पेड़ हो। और एल्म्स के पेड़ क्या होते हैं, एक तरह के बांस के होते हैं, और जिनका तना मोटा होता है और घुमावदार होता है, ऐसे ही वे लग रहे हैं। इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि जो पार्कर के पेड़ है वे उसके तने की तरह ही घुमावदार तना और मोटा तना लिए हुए हैं। आगे देखिए, हॉट humid एयर वॉज मूविंग इन फ्रंट इन फ्रॉम। देखिए, जो हॉट यानी कि गर्म, humid यानी कि नमी लिए हुए, गर्म और हल्की सी नमी, चिपचिपाहट आपको होता है, जैसे जून जुलाई में होता है, चिपचिपाहट शरीर पे रहती है। तो गर्म और नमी वाली जो हवा है वो मूविंग, वो चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, इन फ्रॉम यानी कि तरफ से, द साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा से क्या चल रही थी, गर्म और नमी ली हुई हवा चल रही थी। मंकीज, बंदर, फ्रॉम सम ऑफ देम, जिनमें से सम ऑफ देम यानी कि जिनमें से कुछ,
मदर्स माताएं थी, विद देयर बेबीज विद बेबीज बेबीज को क्लिंगिंग चिपकाए हुए, टू देम अपने से, क्या करती है, देम एंड राइडिंग बीनीथ राइडिंग अंडरनीथ, वे क्या करती है कुछ अब क्या जिक्र किसका किया राइटर ने, अभी तक तो उन्होंने जंगलों का विस्तार बताया, वहाँ की जो गंगा नदी का, सी लेवल का, हवाओं का ये विस्तार था। अब आ गए भी जानवरों पर। अब क्या कह रहे कि जो मंकी, अब मैं बंदरों का जिक्र कर रहा हूँ, बंदर जिनमें से कुछ माताएं थी और वे कुछ माताएं अपने बच्चों कुछ माताएं थी और बच्चों को चिपकाए हुए थी और क्या कर रही थी, राइडिंग सवारी कर रही थी, अंडरनीथ नीचे की तरफ, या उतर रही थी नीचे की तरफ, या चल रही थी नीचे की तरफ, छलांग लगा रही थी नीचे की तरफ, स्वंग ऑफ उतर जाती है, ट्री पेड़ पर से, एट द स्टेशन स्टेशन पर, लुकिंग फॉर तलाश में, फूड भोजन की। तो क्या कह रहे हैं कि बंदर जिनमें से कुछ माताएं थी अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी, अपने से बच्चों को चिपकाए हुए थी और वे नीचे की ओर छलांग लगाती है, पेड़ से नीचे उतर जाती है स्टेशन पर, ये भोजन की तलाश में कुछ माताएं जो अपने बच्चों को अपने से चिपकाए हुए थी, वे क्या होती है, स्टेशन पर उतर जाती है भोजन की तलाश में। आगे देखिए, द विलेज, अब विलेज का जिक्र करेंगे, गांव का जिक्र करेंगे। द विलेज वी पास्ड, वे गांव जिनसे हम गुजरे या जिन गांवों से हम गुजरे, हैड वॉल्स, उनकी दीवारें थी, अभी दीवारें लिए हुए थे या उनके पास दीवारें थी। हैड मीन्स पास होना, रखना, लेकिन सेंस को देखना है क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, तो सेंस क्या है कि उनकी दीवारें थी तो उनके पास ही तो थी। तो उन गाँव से जिनसे हम गुजरे उनकी दीवारें थी, मेड ऑफ बनी हुई, मड मिट्टी से, मिक्सड मिलाकर, विद वाटर पानी, मिट्टी में पानी मिलाकर उनकी दीवारें बनाई गई थी, एंड काउ डंग और गाय के गोबर से। जिन गाँवों से हम गुजरे उनकी दीवारें मिट्टी में पानी मिलाकर और गाय का गोबर मिलाकर बनाई गई थी। देयर पीक्ड रूफ, इनकी जो नोकदार जो छत थी, मतलब जो वे नोक बनाकर ऐसे नोकदार जो छत थी, ऐसे नोकदार जो छत थी, ठीक है, रूफ मीन्स छत, वर थ्रेच्ड, वे छप्पर की थी, मतलब एक चोटी सी बन जाती है ना, ऐसे चोटी सी बन जाती है, ऐसे करके देखिए, ऐसे करके जो एक चोटी सी बन जाती है, देखिए यहाँ पे ऐसे, इस तरह की उनकी छत थी। तो वो छत किससे बनी हुई थी, वो छप्पर से बनी हुई थी, छत जो थी छप्पर की बनी हुई थी, जैसे कुटी बना देते हैं हम एक साधु की, तो ये उसकी छत होती थी। तो जो इनकी छत थी वो नोकदार थी और किसकी बनी हुई थी, वो बनी हुई थी छप्पर से, छप्पर उन पर डला हुआ था, उस पर कोई लेंटर नहीं डला था, कोई सीमेंट नहीं डला था, उन पर एक छप्पर सा डाल दिया गया था कवर करने के लिए घर को। अब देखिए वो छप्पर कैसे बना था, उस छप्पर का एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रहे हुए, बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बो, छप्पर कैसे बना था, बंडल गठरियों को घास की गठरियों को बांधकर, टू बैम्बू बांस पर, बैम्बू पोल बांस की डंडियों पर, और फिर क्या कर दिया गया, जो छप्पर बनाया गया वो घास को बांस की डंडियों पर बांधकर बनाया गया, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द राफ्टर, और उसको फैला दिया गया, बांस की जो डंडियाँ थी उनको फैला दिया गया अक्रॉस पूरे पर, द राफ्टर यानी कि जो कड़ियाँ होती है। क्या किया, छतें बनाने के लिए, ऐसी छतें बनाने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे बांस लिए गए, उन पर घास फैलाई गई, और घास फैलाकर फिर क्या किया गया, यहाँ पर पहले से ही कड़ियाँ बिछाई गई थी और फिर इन बांस को इनके ऊपर ऐसे रख दिया गया, इस तरह से छतों को तैयार किया गया था घरों की। आगे देखिए, दैट डे द पम्पकिन वाइन दैट ग्रू ओवर देम वर इन ब्लूम, दैट डे उस दिन, द पम्पकिन वाइन जो कद्दू की बेल थी, दैट ग्रू ओवर जो कि ग्रू उगी हुई थी, ओवर ऊपर से, देम इनके, देम मतलब इनके मतलब घरों के, उस दिन इन घरों के ऊपर जो कद्दू की बेल उगी हुई थी या बनाई गई थी, वर इन ब्लूम, उस पर फूल खिले हुए थे, ब्लूम मतलब फूल खिलना, उस पर फूल खिले हुए थे, वो पूरे फूलों से लदी हुई थी, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रेब वॉल्स, यानी कि ट्रेलिंग हिलती हुई स्ट्रिक्स लकीरों की तरह, हिलती हुई लकीरों की तरह, ठीक है, दिख रही होंगी हिलती हुई लकीरों की तरह, ऑफ येलो पीले रंग की हिलती हुई लकीरों की तरह,
ओवर ड्रैप वॉल्स, जो ये दरारें लिए हुए, जो भद्दी दीवारें थी, जो ये बेकार सी दीवारें थी, गंदी सी दीवारें थी, उन पर ऐसी लग रही थी। तो उस दिन, जिस दिन मैं गुजर रहा था ट्रेन से, इन घरों के पास से जो मेरी ट्रेन गुजर रही थी, उन घरों के ऊपर जो कद्दू की बेल थी, वो उस दिन उस पर फूल खिले हुए थे और ऐसे लग रही थी जैसे कि उन भद्दी सी दीवारों के ऊपर पीले रंग की हिलने वाली रेखाएं हिल रही हो, हिलने वाली रेखाएं हिल रही हो, ऐसे वो प्रतीत हो रही थी। देखिए इस तरह से कद्दू की बेल मुझे लग रही थी, जैसे घरों के ऊपर क्या है, हिलने वाली रेखाएं जो है एक भद्दी सी दीवार के ऊपर, दरारें लिए दीवार के ऊपर, टूटी फूटी दीवार के ऊपर हिल रही हो, ऐसे मुझे प्रतीत हो रही थी। आगे देखिए, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर क्या होता है, माई रूटीन, मेरा जो एक क्रम है, मेरा जो एक क्रम बना हुआ है, उतरना, लोगों को ढूंढना, बात करना। देखिए इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए आप, रूटीन बना हुआ है राइटर का, हर स्टेशन पर उतरना है, दरवाज़ा खोलना है, उतरना है, घूमना है, लोगों से बात करनी है। लेकिन ये तो उतरने के बाद का रूटीन है, उससे पहले का भी वे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जिस टाइम ट्रेन में बैठे उस टाइम क्या करते थे वे, उस टाइम घरों को ऑब्जर्व करते थे, खेतों को ऑब्जर्व करते थे, पानी को ऑब्जर्व करते थे, हवाओं को ऑब्जर्व करते थे। अब क्योंकि स्टेशन आ गए, अब हवा पानी खेतों को छोड़ के वे स्टेशन पर आए, तो क्या होता है, एक स्टेशन पर क्या होता है, उनका जो एक क्रम बना हुआ है ऑफ टॉकिंग, बात करने का विद द पीपल, लोगों से, वो इंटरप्टेड, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी जाती है। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि पैसिव वॉइस है, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी जाती है, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी गई थी, किसके द्वारा, अब वो आगे पता चलेगा आपको। एज सून एज, जैसे ही आई अलाइटेड, में उतरा, मैं नीचे उतरा, जैसे ही मैं डब्बे से नीचे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक ग्रुप, एक समूह ऑफ यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों का, गैदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। क्या हुआ, मैं तो लोगों को ढूंढ रहा था बात करने के, लेकिन कैसे ढूंढता, एकदम से जैसे ही उतरा, बच्चों का एक झुंड सा आया, छोटे बच्चों का, और वो मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे क्या कर रहे थे, वे बास्केट बेच रहे थे। हैंड वॉर्म, हाथ से बुनी हुई बास्केट्स बेच रहे थे, बास्केट्स यानी कि टोकरियाँ, सेलिंग मीन्स बेच रहे थे, वे टोकरियाँ बेच रहे थे हाथ से। अब टोकरियों का बता रहे, कैसी टोकरियाँ थी, हाथ से बुनी हुई थी, हाथ से बनाई हुई टोकरियाँ थी, लोगों ने अपने हाथ से मेहनत से बनाई हुई टोकरियाँ थी। रीड बास्केट्स, और कैसी थी वे सरकंडे की टोकरियाँ थी, एक तरह की बांस की फॉर्म होती है सरकंडा, उससे वे टोकरियाँ बनाई गई थी। विद सिंपल डिजाइन, जो लिए हुए थी, जिन पर बना हुआ था, साधारण सा डिजाइन बना रखा था लोगों ने। एंड पैटर्न, उनका ढांचा भी साधारण सा ही था, जैसे टोकरियाँ होती है ऐसी है, कोई स्पेशलिटी उन्होंने उसमें नहीं डाली थी। तो बच्चे क्या कर रहे थे, हाथ से मेहनत से बनाई हुई, सरकंडे की लकड़ियों से बनाई हुई, सरकंडे से बनाई हुई जो सिंपल डिजाइन की और सिंपल जो नमूने की टोकरियाँ थी, जैसे टोकरियाँ होती है उसी नमूने की जो टोकरियाँ थी, वे बेच रहे थे, उनको बच्चे बेच रहे थे, ठीक है। दे हेल्ड द बास्केट, वे हेल्ड मीन्स पकड़े हुए थे, द बास्केट, टोकरियों को, हाई, ऊपर, सब ऊपर को उठा रहे थे, दिखा रहे थे, तभी तो, क्योंकि राइटर लंबा था, बच्चे अड़े हुए हैं, तो सब अपने अपने उठा रहे हैं, वे टोकरियों को ऊंचे उठाए हुए थे, साउटिंग, और चिल्लाते हुए वर्ड्स, कुछ शब्दों को, कुछ बोल रहे थे, टोकरियों ऊपर को उठा रहे थे और साथ में कुछ बोल भी रहे थे। क्या बोल रहे थे वो बता रहे अब राइटर। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था या मुझे नहीं मालूम था कि क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि राइटर को उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, वे अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेज, और क्योंकि ये भारत के बच्चे थे या पाकिस्तान के बच्चे थे और बेचारे बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इनको अंग्रेजी नहीं आती थी। बोल तो कुछ रहे थे लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था बोल क्या रहे थे, बट लेकिन कन्वेइंग, पहुँचा रहे थे, अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के या आराम से पहुंचा रहे थे, देयर डिजायर, अपनी अभिलाषा को आराम से प्रकट कर रहे थे या पहुंचा रहे थे बिना किसी भी परेशानी के, अपने डिजायर को, यानी कि उनकी जो मन की इच्छा थी, वे क्या चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा था। कुछ बोल रहे थे वो तो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो एक्टिविटी वे कर रहे थे ऐसे हिला के, जोर से बोल के, उसे मैं समझ पा रहा था, उनकी डिजायर क्या थी ये मैं समझ पा रहा था।
दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। शरणार्थी कौन होते हैं बच्चों? जो एक देश से किसी कारण से दूसरे देश में आ जाते हैं और किसी शरण की तलाश में होते हैं, रहने की तलाश में होते हैं कि हमें इस देश में शरण मिल जाए, उनको हम शरणार्थी बोलते हैं। तो ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब बंटवारा बीच में भारत और पाकिस्तान के वो डिक्रेड घोषित हुआ, जब ये घोषित हो गया कि भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे, उनमें बंटवारा कर दिया जाए, तब क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, कि सैकड़ों और हजारों लोगों ने क्या किया? पुल्ड अप, खींच लिया, देयर रूट्स, अपनी जड़ों को। मतलब कहने का क्या मतलब? उनकी कोई जड़ थी उसे उखाड़ के चल दिए? नहीं, अपने मूल स्थानों को छोड़ दिया, अपना जो मूल था उसको छोड़ दिया। एंड और चेंज, बदल दिया, देयर रेजिडेंस, अपना निवास स्थान, अपने रहने का स्थान उन्होंने बदल दिया। मूल स्थान को छोड़ दिया और कोई और अपने रहने का स्थान उन्होंने बना लिया। 9 मिलियन पीपल, 9 मिलियन लोगों ने, 9 मिलियन का मतलब बच्चों 90 लाख लोगों ने लेफ्ट, छोड़ दिया पाकिस्तान को, एंड केम, और आ गए टू इंडिया, भारत में। जब ये हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर, डर के कारण से, डर के कारण से, किस डर के कारण से? ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, यानी कि धार्मिक उन्माद, धार्मिक दंगे मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के कारण उन्होंने भारत को चुन लिया पाकिस्तान की अपेक्षा, पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। देवर पुअर, वे गरीब थे। देवर पुअर पीपल, वे गरीब थे। टू स्टार्ट विद, देखिए बच्चों इसको समझेंगे, स्टार्ट शुरू करना होता है, लेकिन यहाँ पर टू स्टार्ट विद का मतलब होता है स्टार्ट के साथ, जब किसी वर्ब के साथ हम कोई प्रेपोजिशन जोड़ देते हैं, उसके वर्ब, उसके अर्थ में कुछ अंतर आ जाता है। तो स्टार्ट विद का मतलब है रवाना होना या चलना। तो वे गरीब लोग थे जब वे रवाना हुए, कहाँ से? पाकिस्तान से। जब उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ा तो वे लोग गरीब थे। देवर पुअरर, देखो पुअर गरीब होना और पुअरर अधिक गरीब होना, वे और गरीब हो गए। एज दे बिगेन, जब उन्होंने शुरू किया, देयर लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा को। देखिए यात्रा की भी बहुत सारी इंग्लिश होती है, ट्रैक होती है, ये होती है जब कोई लोग ग्रुप में किसी परेशानी के कारण यात्रा करते हैं, कोई विपदा आ गई और पैदल ही यात्रा शुरू कर दी हो, भागना पड़ गया हो जान बचाने के लिए, उसे हम ट्रैक बोलते हैं। ट्रैवल, जब हम किसी चीज़ में बैठ के यात्रा करते हैं, किसी वाहन में बैठ के यात्रा करते हैं। और जर्नी होती है जब हम पैदल या किसी चीज़ में बैठ के कैसे भी यात्रा करें, लेकिन उसका पर्पज़ कोई बाध्यता ना हो, बल्कि हम कुछ पाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए यात्रा कर रहे हो, तो उसे हम जर्नी बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकी मजबूरी थी, इसलिए इनकी यात्रा को ट्रैक कहा गया, और पैदल चल के यात्रा कर रहे थे इसलिए। तो वे और भी गरीब हो गए जब उन्होंने शुरुआत की अपनी लंबी यात्रा को, क्योंकि यात्रा लंबी थी, पैदल थी। फॉर ऑल दे कुड कैरी विद अ बिट ऑफ फूड। फोर का मीनिंग वैसे तो बच्चों लिए होता है, लेकिन जब आपको मैं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल ये सारे सेंटेंस पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि फोर का एक मीनिंग क्योंकि भी होता है। कंपाउंड सेंटेंस में, बिकॉज के सेंस में हम फोर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि फोर मतलब फोर, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, ऑल सब कुछ, दे कुड कैरी जो वे ला सकते थे, जो कुछ भी वे ला सकते थे, जो सब कुछ, जो कुछ वे ला सकते थे, मतलब सारा जो कुछ वे ला सकते थे। घर को तो उठा के नहीं ला सकते थे या अपने बेड को नहीं, जो कुछ भी वे ला सकते थे। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जो कुछ वे ला सकते थे वो क्या था? वो जब बिट ऑफ फूड, वोज मतलब था, अ बिट थोड़ा सा, और फूड भोजन, जो कुछ भी वे अपने साथ ला सकते थे वो सारा कुछ क्या था? थोड़ा सा भोजन। एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, और थोड़ा सा सामान। बिलोंगिंग्स होता है सामान, ठीक है। बिलोंगिंग मीन्स सामान। बिलोंगिंग में अगर हम एस लगा दे, किसी नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं अगर हम उनका प्लूरल बना देते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे वुड मीन्स क्या होती है? लकड़ी होती है, लेकिन जैसे ही एस लगा देंगे तो वो जंगल हो जाएगा। जैसे आयरन मीन्स लोहा होता है, जैसे ही एस लगा देंगे तो उसका मतलब जंजीर हो जाएगा लोहे की। तो ऐसे ही बिलोंगिंग्स, तो बिलोंगिंग्स क्या थी? सामान। जो कुछ भी वे अपने साथ ला सकते थे वो थोड़ा सा खाने का भोजन था और थोड़ा सा उनका सामान था, यही वे अपने साथ ला सकते थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही क्या हुआ? वे हो गए आउट ऑफ, खाली, फूड भोजन से, अर्थात जल्दी ही उनका सारा भोजन खत्म हो गया, उनका खाना खत्म हो गया।
अ फ्यू डे आफ्टर, कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद क्या होता है, फ्यू मीन्स कुछ और डेज मीन्स दिनों, आफ्टर मीन्स बाद, कुछ दिनों बाद दे स्टार्टेड, दे देखिए कुछ दिनों बाद, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बच्चों, इन दो वर्ड को समझेंगे, बिगेन और स्टार्टेड, कि यहाँ पर जो स्टार्टेड आया ये उसका आया जब उन्होंने शुरू किया था, अपने रवाना होने के कुछ दिनों बाद या अपने छोड़ने के कुछ दिनों बाद, पाकिस्तान को छोड़ने के कुछ दिनों बाद, पाकिस्तान से चलने के कुछ दिनों बाद, दे बिगेन वे शुरू हो गए, टू फॉल गिरना, बाय द वे साइड सड़क के किनारे, पाकिस्तान से चलने के कुछ दिनों बाद ये सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए, फ्रॉम द वीकनेस, फ्रॉम यानी कि से, वीकनेस कमजोरी, कमजोरी से, ऑफ हंगर भूख के कारण कमजोरी से सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए, एंड डाइड और मर जाते थे और मरना शुरू हो गए, वेयर जहाँ कहीं भी, दे फेल वे गिरते थे। तो पाकिस्तान छोड़ने के कुछ दिनों बाद वे वे भूख से कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरना शुरू हो गए और जहाँ कहीं भी गिरते थे वहीं मरना शुरू हो गए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारा ट्रांसलेशन समझ आया होगा। आगे की वीडियो में जल्दी ही आपके पास सेंड करूँगी और तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।